हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिजिकल वर्ल्ड। आज का टॉपिक परमिटिविटी है। परमिटिविटी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ के अंदर, जब हमने पढ़ा था फोर्सेस के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी, तो उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम एग्जाम्पल, ये मेरे पास चार्ज है Q1, ये चार्ज Q2, डिस्टेंस R गिवन। ये चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है F, और F की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अगर मैं इन दोनों चार्ज को रख दूँ किसी लिक्विड के अंदर, लिक्विड में, तो ये क्या होगा, फोर्स इन मीडियम हो जाएगा। सेम चार्जेस है Q1 एंड Q2, डिस्टेंस भी सेम, लेकिन इस बार मीडियम आ चुका है। अब बताओ ज़रा, इस केस में अगर मीडियम है, सो मीडियम मीन्स कुछ पार्टिकल्स बीच में आएंगे मीडियम के, इन दोनों चार्ज के बीच में। यहाँ पे कोई पार्टिकल बीच में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली सेपरेशन है, यहाँ पे वैक्यूम है। तो ज़रा देख के बताओ कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में यहाँ पे फोर्स लगेगा, चार्ज Q1 इस चार्ज Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया फोर्स इन मीडियम, ये था फोर्स इन वैक्यूम। ओके, अब ज़रा देख के बताना कि फोर्स इन मीडियम जो होगा वो इस वाले मीडियम फोर्स से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में मटेरियल आ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास करेगा किसी मीडियम से, तो इसमें क्या होगा, बीच में कुछ आयन्स आ गए, पार्टिकल्स आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को जाने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस वैक्यूम। तो इस कंडीशन में जो फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स इन मीडियम, उसको हम लिखेंगे हम 1/4 पाई। अब क्योंकि मीडियम आ गया है, तो यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी आएगी। यहाँ पे वैक्यूम था तो वैक्यूम की परमिटिविटी थी एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी को लिखेंगे हम ओनली एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हुआ फोर्स इन मीडियम, और ये था फोर्स इन वैक्यूम, या फिर एयर बोल सकते हैं हम, वैक्यूम या फिर एयर, और एयर दोनों सेम ही होता है। ओके, अब ये फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, कितनी कम होगी वो देखते हैं। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो सब कुछ सेम है, ओनली यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन होगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में। ओके, जब भी मीडियम आएगा, ध्यान देना, जब भी मीडियम आएगा, ये जो एप्सिलॉन है, दिस एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या था, ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। अब इन दोनों में रिलेशन, जब भी मीडियम आएगा, सो योर एप्सिलॉन इज रिटन एज K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अभी कैसा है, देखो यहाँ पे वैक्यूम था, तो इन दो चार्ज के बीच में कुछ नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट है। जब इन दो चार्ज को हमने रख दिया किसी लिक्विड के अंदर, तो बीच में कुछ आ गया है, इसका मतलब इस वाले टर्म के अंदर हमें कुछ ऐड करना है, एप्सिलॉन नॉट के टर्म में मुझे कुछ ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम ऐड हो चुका है। तो एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, एप्सिलॉन नॉट के साथ में मुझे कुछ ऐड करना है, तो ऐड क्या हो जाएगा K, तब जाके क्या बन जाएगा वो एप्सिलॉन। नाउ दिस K कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस K को कंफ्यूज मत होना इस वाले K से, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। ये जो K होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हेन यू सॉल्व दिस पार्ट यू विल गेट 9 × 10⁹। ओके, ये तो कांस्टेंट K है, लेकिन ये जो K होता है, दिस K इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम है, देखो, क्योंकि ये रेशियो है दो चीज़ों का, किसका रेशियो है वो, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम
टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब भी दो चीज़ का रेशियो होता है तो हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव है। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, ये होगा रिलेटिव परमिटिविटी। ये शो करता है कि मीडियम की परमिटिविटी एज कंपेयर टू वैक्यूम कितनी है। वही होता है रिलेटिव, एक के कंपैरिजन में दूसरे की कितनी होगी। तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ लेते हैं, हम लेते हैं वैक्यूम फॉर अवर रेफरेंस। तो वैक्यूम के कंपैरिजन में इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है। जैसे वैक्यूम कितनी थी, वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी थी, वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इसकी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू इतनी है। अब एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन जो है हमने एप्सिलॉन नॉट के साथ में कुछ ऐड कर दिया, तो अगर हमने इसी के साथ कुछ ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू तो बढ़ ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वैक्यूम। तो सबसे कम परमिटिविटी किसकी है, वैक्यूम की है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम से ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये क्लियर है। ये रिलेशन जो है ये फोर्स से भी आ सकता है कि फोर्स से कैसा आएगा। देखो यहाँ पे ये फोर्स है वैक्यूम में और ये फोर्स है मीडियम में। मीडियम का फोर्स क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। मीडियम का फोर्स कम तो परमिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे फोर्स एज कंपेयर टू मीडियम, यहाँ फोर्स ज़्यादा है तो यहाँ परमिटिविटी कम है। तो बताओ मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है या फिर वैक्यूम की। मीडियम की ज़्यादा है, वैक्यूम की सबसे कम है। सो ऑलवेज वैक्यूम की परमिटिविटी विल बी ऑलवेज लेस देन द पर्टिकुलर मीडियम। कोई भी मीडियम ले लो, चाहे लिक्विड हो चाहे कोई भी ऑयल हो। सो यहाँ से डेफिनेशन आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की या फिर रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन। सो हाउ विल यू डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। हम डिफाइन करेंगे बाय द स्टेटमेंट। यहाँ इसी को हम स्टेट लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है मुझे। दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होगी पहली डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। एक और आती डेफिनेशन फ्रॉम दैट फोर्स। अब फोर्स से कैसा आएगा, ये देखो मेरे पास फोर्स वैक्यूम वाला है और मेरे पास फोर्स मीडियम वाला है। अब दोनों को डिवाइड करता है। सो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू, वैक्यूम के लिए पूरा टर्म आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय, मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। यहाँ से क्या बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। दिस विल बिकम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। नाउ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसको हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू, के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। सो यहाँ से आती है सेकंड डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम। जब हम फोर्स की बात करेंगे तो वैक्यूम ऊपर आएगा, जब हम परमिटिविटी की बात करते हैं तो वैक्यूम नीचे आएगा। बस इतना ध्यान रखना है दोनों में कि वैक्यूम कहाँ पे आता है। अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे फोर्स कम क्यों हुआ। इंपॉर्टेंट तो वही है, ये तो फॉर्मूलेज थे सारे जैसे आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। बट अभी हमें क्या समझना है कि ये जो फोर्स कम हुआ, ठीक कम तो हो गया बट कम क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि फोर्स कम हो गया। उस मीडियम ने ऐसा क्या किया कि मेरा फोर्स कम हो गया या फिर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। ना सपोज करते हैं यहाँ पे एक लिक्विड मीडियम गिवन है, ये लिक्विड है। अब लिक्विड होगा तो उसमें कुछ आयंस भी होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे उसके, और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। ई नॉट मीन्स वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम में एयर है तो एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नॉट। अब ये इसके थ्रू पास हो रहा है
तो क्योंकि लिक्विड है तो इसकी कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन, जो इसको अलाउ करेगा। ओके, अब देखो नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे आ रहा है, डायरेक्शन इसकी इधर है, इसका मतलब इस तरफ कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा जो जा रहा है नेगेटिव की तरफ। सो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि उस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। अब कोई भी लिक्विड जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज या फिर जितने पॉजिटिव आयंस उतने ही नेगेटिव आयंस। इसमें भी ऐसे ही होगा, तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए, स्कैटर्ड हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव से आ रहा है तो ये क्या करेगा, इस प्लस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। सो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा तो ये प्लस वाला उधर चला जाएगा, और इसके ऊपर आएगा अट्रैक्शन फोर्स, तो ये नेगेटिव वाला इधर आएगा। सो सारे के सारे प्लस उधर चले जाएंगे और सारे माइनस इधर आएंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अ डिसलोकेशन ऑफ आयंस। यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ आ गया पॉजिटिव, जैसे हमने किया था इंडक्शन में। इंडक्शन में ऐसे होता है, चार्जेस डिसलोकेट हो जाते हैं, बट वो मटेरियल अभी भी होता है न्यूट्रल। अब और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल गया। अब ऐसा क्या हुआ, अब देखो, अब इस मटेरियल के अंदर प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया। प्लस और माइनस जिधर भी होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो इस मटेरियल के अंदर, इस लिक्विड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जनरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इनसाइड दिस। तो इसको लिखते हैं हम ई इन, मीन्स इनसाइड दिस मटेरियल। अब बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस फील्ड को रोकेगा, कम करेगा, अपोज करेगा? तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। सो दिस इज योर ई मीडियम, क्योंकि ये मीडियम से पास हो रहा है। अब देखो, अगर सपोज इसकी वैल्यू यहाँ पे 100 है और इसकी वैल्यू है 80, तो 100 में से 80 अपोज हो गया, बचा कितना, 20। सो 20 यहाँ पर जाएगा। दैट मीन्स हमेशा जब भी कोई मीडियम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी। सो मीडियम जो होता है वो हमेशा अपोज करता है। अगर इसकी जगह पे वैक्यूम हुआ तो वैक्यूम में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस तो बनेंगे ही नहीं, तो वैक्यूम में कोई अपोज करने वाला होगा ही नहीं वैक्यूम में। तो जितना यहाँ पे होगा 100 उतना पास करेगा 100 ना। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल से लेते हैं और क्लियर होगा। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ पे आता है, सपोज करते हैं सपोज मेरे पास 3 मटेरियल्स है, मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। मैंने तीनों को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तीनों को इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वैल्यू फॉर दिस इज 100। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 100, समझ में आ जाएगा। नाउ फर्स्ट मटेरियल, अब इसमें से मैं 100 पास कर रहा हूँ, तो मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 20, कुछ ना कुछ तो कम होगा, 20 हो गया। यहाँ से निकल रहा है, ये हो जाएगा 50, क्योंकि मीडियम अलग है तो कुछ ना कुछ अलग, उसकी अलग वैल्यू होगी। सेम मटेरियल होता तो यहाँ पे भी 20 होता, बट क्योंकि अलग है तो यहाँ पे 50 है। ये मटेरियल सी है, सो लेट अस अज्यूम यहाँ के पे 25 आ गया बाहर। तो इसने कितना अपोज किया, 80, इसने कितना अपोज किया, 50, इसने कितना अपोज किया, 75। ओके, नाउ दिस इज योर ई मीडियम एंड दिस इज योर ई नॉट वैक्यूम, दिस इज योर ई मीडियम, दिस इज योर ई नॉट, ये सारे ई मीडियम है। नाउ फर्स्ट केस के लिए देखते हैं, फॉर ए ई मीडियम की वैल्यू कितनी है, 20। एस मैं इस 20 को लिख सकता हूँ 100 डिवाइड बाई 5। सिमिलरली फॉर बी ई मीडियम इज इक्वल्स टू, बी के लिए कितना, 50 है, सो 50 को लिख सकता हूँ मैं 100 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट फॉर सी ई मीडियम इज 20, सो 25। नाउ 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 डिवाइड बाई 4। अच्छा, क्या ये 100 मेरा ई नॉट था,
इनिशियल सबका 100 ई नॉट है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ ई नॉट बाई 5, इसको लिख सकता हूँ मैं ई नॉट बाई 2, इसको लिख सकता हूँ मैं ई नॉट बाई 4। ओके, नाउ बताओ इस ए मटेरियल ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कम किया? 1/5 टाइम्स कम कर दिया ई नॉट का। मटेरियल बी ने कितना कम किया? 1/2 टाइम्स कम किया। मटेरियल सी ने कितना कम किया? 1/4 टाइम्स कम किया। इसका मतलब ये हुआ कि इस मटेरियल ए की जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा क्या करने की है? 1/5 टाइम्स करने की है। इससे आप जो भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराओगे वो हमेशा कितना करेगा? 1/5 टाइम्स। तो ये जो फाई है ये इस ए के लिए कांस्टेंट टर्म है एक। सिमिलरली ये जो 2 है ये 2 इस बी के लिए कांस्टेंट है, और ये जो 4 है ये सी के लिए कांस्टेंट है ना। अब देखो अगर मैं ए में से मैं पास करूँ 200, तो बताओ इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कम करता है? 1/5 टाइम्स। तो यहाँ पे भी क्या करेगा? 1/5 टाइम्स। तो यहाँ से कितना निकलेगा बाहर? 40 निकलेगा, बिकॉज ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो कांस्टेंट है ये 5, 2 और 4 क्या है? ये सब कांस्टेंट्स है। तो ये जो कांस्टेंट है ये किसके कांस्टेंट है? इस मटेरियल के। तो ये मटेरियल होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। दिस मटेरियल आर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक आप पढ़ोगे मटेरियल्स में, मैग्नेटिक मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक, उसके बाद डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है, वहाँ पे पढ़ोगे आप। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये ई मीडियम एंड ई इन वैक्यूम और अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखते हैं भाई फॉर्मूला हमने क्या देखा था? क्या ये सही था फॉर्मूला? एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्मूले को भी। ई वैक्यूम मेरे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन 1। ई मीडियम मेरे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन 2। अब दोनों को डिवाइड करते हैं। सो ई नॉट अपॉन ई मीडियम इज इक्वल्स टू, सब कैंसिल हो जाएंगे, यह बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज योर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस मीडियम को ऊपर ले जाओ, इस के को नीचे ले आओ। सो ई मीडियम इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के। क्या ये उसी फॉर्मेट में आ गया? ई मीडियम इक्वल्स टू ई नॉट बाई के, ई मीडियम इक्वल्स टू ई नॉट बाई पर्टिकुलर के कांस्टेंट। सो यहाँ पे जो के होता है ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस के से कंफ्यूज मत होना, ये वाला के, ये पूरा के अलग है और ये के अलग है। सो दिस वाज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड। इफ दिस टू चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8, अगर मैं इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया या लिक्विड में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है, सो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? न्यू फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सेम डिस्टेंस पर रहना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शंस गिवन, F/2, 2F, F/8, 8F। सबसे पहले वैक्यूम के लिए, ये वैक्यूम में सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया फॉर वैक्यूम। ना फॉर मीडियम ये हो जाएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड हो गया है, मीडियम आ गया तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, के एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन 2। अब दोनों को डिवाइड करो, F मीडियम अपॉन F नॉट इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म मीडियम ऊपर है और ये नीचे है तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। सो एप्सिलॉन नॉट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 1/k।
सो एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई के। नाउ के की वैल्यू कितना गिवन 8 है, सो देयरफॉर द आंसर इज एफ नॉट बाई 8, दैट मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ वैक्यूम गिवन, चार्ज Q1, चार्ज Q2, डिस्टेंस d। मैंने क्या किया, इन दोनों चार्ज को मैंने मीडियम में रखा हुआ है और उन दोनों का डिस्टेंस मैंने हाफ कर दिया। तो Q1 Q2 डिस्टेंस कितना है d/2, और मुझे पता है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इन मीडियम, दैट इज F/4। ये 1/4 टाइम्स कम हो गया और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F। सो कैलकुलेट का फाइंड K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये फाइंड करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो ट्राई करो इसको। वैक्यूम में फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², इक्वेशन 1। इन मीडियम, सो F मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई K एप्सिलॉन आएगा यहाँ पे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन, मीडियम गिवन है इसलिए क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन, क्या डिस्टेंस उतना ही है, सॉरी यहाँ पे d था, क्या यहाँ पे डिस्टेंस उतना ही है, ये हाफ हो गया, डिस्टेंस हाफ हो गया, तो d/2 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1/k को बाहर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d², और 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला गया। नो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या मेरे पास F है, ये वाला टर्म। सो F मीडियम इज इक्वल टू 4/k ऑफ F वैक्यूम, ये आ गया रिलेशन। नाउ क्या मुझे क्या गिवन है, फोर्स इन मीडियम कितना गिवन है, F/4, तो ये हो गया मेरे पास F/4 इक्वल्स टू 4/k इंटू F, F कैंसिल, so therefore K इक्वल्स टू 16। मेरे पास दो चार्ज गिवन है, दोनों चार्जेस स्ट्रिंग से अटैच्ड है और दोनों में के बीच में होगा रिपल्शन फोर्स, और एक पॉइंट पे जाके दोनों रुक गए और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। सो लेटेस्ट टेक, यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है, ये एयर है, एयर या फिर वैक्यूम। नाउ फिर हमने क्या किया, उस पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में इंसर्ट कर दिया, लिक्विड मीडियम में। उस लिक्विड मीडियम की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीडियम इज 0.8 ग्राम पर cc। और हमने देखा कि इसका जो एंगल है वो अभी भी उतना ही है, सेम एंगल पे है। मुझे फाइंड करना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के केवल फाइंड करनी है इस मीडियम के लिए। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले दो चार्ज गिवन है, स्फीयर्स, जिसके बीच में कुछ सेपरेशन होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस, दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके वो रुक जाएंगे। ये एयर में चल रहा है तो एंगल थीटा है। अब मैंने उसी सिस्टम को इंसर्ट किया लिक्विड के अंदर, जिसकी डेंसिटी 0.8 है, और हमने देखा कि वो अभी भी वो एंगल उतना ही है। तो मुझे फाइंड करना है कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है और डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ये जो सॉलिड स्फीयर है चार्जेस, उसकी डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर cc। ऑप्शंस 2, 4, 6, 8, ये ऑप्शंस है। ट्राई करो इसको खुद। ठीक है, हो गया। अब देखो ट्राई करते हैं।
सबसे पहले एयर लेते हैं, फिर हम चलेंगे लिक्विड पे। नाउ अब एयर के अंदर दो सॉलिड स्फीयर्स है, दोनों के बीच में सेपरेशन है। अब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस सॉलिड स्फीयर का जो वेट होगा वो नीचे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg फोर्स। और ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन डेवलप हो जाएगा, टेंशन T। नाउ इस T के ले लो कंपोनेंट्स, T के कंपोनेंट्स ऐसे आएंगे, देखिए दो कंपोनेंट्स, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये वाला हो जाएगा T cos थीटा, ये हो जाएगा T sin थीटा। सो यहाँ से अगर मैं सबको बैलेंस करूँ, सो ये हो जाएगा T sin थीटा इक्वल्स टू F एंड T cos थीटा इक्वल्स टू mg। दोनों को डिवाइड करो, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू F अपॉन mg, या इक्वेशन 1। अब लेते हैं हम मीडियम। नाउ सेम एंगल अभी भी, सेम एंगल है क्योंकि लिक्विड गिवन है। अब लिक्विड गिवन है तो क्या होगा, इस बॉल के ऊपर एक बॉयंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, सो एक बॉयंसी फोर्स लगेगा ऊपर U, अब थ्रस्ट या फिर बॉयंसी फोर्स, नीचे लगेगा mg फोर्स, इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और टेंशन इस बार हो जाएगा T डैश। अब सेम टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अपतस्त लग रहा है, तो टेंशन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। अब फिर से वही चीज़, एंगल सेम है तो अब इसको T के कंपोनेंट्स ले लो, तो T के दो कंपोनेंट्स, इधर हो जाएगा T cos थीटा, यहाँ पे आएगा T sin थीटा। सो इस बार T डैश sin थीटा विल बैलेंस विथ F एंड T डैश cos थीटा, ये वाला T डैश cos थीटा और U दोनों ऊपर ही लग रहा है, वो दोनों बैलेंस किसको करेंगे, mg को। नाउ U को उधर ले जाओ, ये टर्म उधर चला गया माइनस U, दोनों को डिवाइड करो, आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू F अपॉन mg माइनस U। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, देयरफॉर F अपॉन mg शुड बी इक्वल्स टू F अपॉन mg माइनस U। अब क्या दोनों F सेम है, नहीं F सेम नहीं, क्योंकि ये जो F है ये कौन सा वाला है, ये मीडियम वाला F है, सो यहाँ पे F मीडियम आएगा। ओके, नाउ सो F अपॉन mg इक्वल्स टू, F मीडियम का फॉर्मूला क्या था, F वैक्यूम अपॉन K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी हमने देखा था। F मीडियम जो होता है वो होता है F बाई K, हमेशा 1/k टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी F बाई K, और ये एज इट इज mg माइनस U। K से F कैंसिल होगा। अब दोनों को इक्वेट करो डायरेक्टली, क्योंकि ऊपर तो कुछ टर्म बचा नहीं, नीचे टर्म से, सो mg इज इक्वल टू K mg माइनस U। नाउ अब मुझे मास गिवन नहीं है, मुझे गिवन है डेंसिटी, तो मास से डेंसिटी कैसे लेके आते हैं हम, सो डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वी। नाउ अब सॉलिड का अलग है डेंसिटी और लिक्विड का अलग है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब यहाँ से, अब ये किसका है, mg फोर्स किसका है, सॉलिड का है, तो यहाँ पे मास को चेंज करना है मुझे डेंसिटी टू वॉल्यूम से, तो यहाँ पे डेंसिटी किसकी आएगी, सॉलिड की आएगी, तो ये हो जाएगा सिग्मा वॉल्यूम इंटू जी हो जाएगा। नेक्स्ट K एज इट इज, ये किसका है, सॉलिड का है, सो अगेन फिर से सिग्मा वी जी माइनस अपथ्रस्ट अगेन फिर से कोई भी फोर्स है तो उसका हो जाएगा रो वी इंटू जी। अब रो क्यों, क्योंकि अपथ्रस्ट कौन लगा रहे हैं, लिक्विड लगा रहे हैं, तो डेंसिटी लिक्विड की आएगी, वॉल्यूम वो सॉलिड का आएगा क्योंकि उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है जितना वॉल्यूम है स्फीयर का। ना अब सब में वी जी कॉमन आ जाएगा और वी जी कैंसिल हो जाएगा,
सो सिग्मा इज इक्वल्स टू के सिग्मा माइनस रो। सो बताओ के क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। अब सिग्मा क्या था, सॉलिड का है, सॉलिड का कितना गिवन था मेरे पास 1.6 अपॉन ये हो जाएगा 1.6 माइनस ऑफ लिक्विड का गिवन था मेरे पास 0.8। इसको सॉल्व करो, ये होगा 0.8 और ये 1.6, तो ये हो जाएगा आंसर। सो ये था परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बीच में रिलेशन। रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।